तो हम थोड़ा स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स को और समझ लेते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये विशिष्ट, ये किसी वस्तु के विशिष्ट गुण के आधार पे लगाया जाता है। जैसे वस्तु की लंबाई कितनी है, उस लंबाई के आधार पे ये टैक्स लगाया जाता है, या इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसके आधार पे टैक्स लगाया जाता है। तो अगर सरकार ऐसा कह सकती है कि आप ये वस्तु पी रुपीज में बेच रहे हैं, तो हर यूनिट पे आपको टी टैक्स देना पड़ेगा। तो इफेक्टिव जो है टैक्स आपका पी प्लस, इफेक्टिव जो प्राइस है आपका, मूल्य जो है उस वस्तु का, पी प्लस टी हो जाएगा। जिसमें से पी प्लस टी जो है बायर देगा, खरीदने वाला पी प्लस टी देगा, उसमें से पी सेलर के पास चला जाएगा, और टी जो है वो सरकार के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये तो तब जब 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 टैक्स जो है सो बायर पे लग रहा है। वैसे ही अगर टैक्स सेलर पे लग रहा है तो सेलर पी लेगा, बायर से पी लेगा, और पी में पी माइनस टी अपने पास रखेगा। पी बायर दे रहा है, पी माइनस टी सेलर को जा रहा है, और इसमें से जो टी बच गया वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये टैक्स लगेगा। ये हो गया विशिष्ट विशिष्ट कर या स्पेसिफिक टैक्स। और दूसरा जो था आपका मूल्यानुसार, जिसको इंग्लिश में हम लोगों ने एड वैलोरम टैक्स कहा। ये जो टैक्स है वो वैल्यू पे लगता है। किसी चीज का वैल्यू क्या है, उसका एक पार्टिकुलर परसेंटेज लगेगा। तो अगर कोई वस्तु पी पे बिक रही है तो सरकार कहेगी कि इसका 5% वैल्यू का या 10% वैल्यू का जो भी रेट है, टी रेट पे आप टैक्स दीजिए। तो पी की जगह जो प्राइस जो है सो पी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टी हो जाएगा। और अगर विक्रेता P प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टी दे रहा है, तो P जो है सो सॉरी P अगर क्रेता दे रहा है, क्रेता जो है सो P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टी दे रहा है, तो P जो है सो विक्रेता को जाएगा, सेलर को जाएगा, और P मल्टीप्लाइड बाई टी जो है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। तो ये टी जो है ना, वैल्यू का एक प्रतिशत जा रहा है। इसी तरह इसीलिए इसको मूल्यानुसार कर कहते हैं। आप ध्यान देंगे कि अगर स्पेसिफिक टैक्स में पी से बढ़ के प्राइस 2p हो गया, फिर भी टैक्स उतना ही लगेगा, क्योंकि वो उसके विशिष्ट प्रवृत्ति पे ये टैक्स लग रहा है, तो टी ही रहेगा, है ना। जबकि यहाँ पे सरकार जो टैक्स वसूल रही होगी मूल्यानुसार कर के द्वारा, ये प्राइस बढ़ने से टैक्स कलेक्शन भी आपका सरकार का बढ़ जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। तो आइए हम फोकस करते हैं स्पेसिफिक टैक्स पे। एक बार हम लोग स्पेसिफिक टैक्स से मार्केट में क्या परिवर्तन होता है अगर ये समझ जाएं, तो हम मूल्यानुसार कर से होने वाले परिवर्तन को भी समझ जाएंगे। तो इसके लिए हम एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। एक मार्केट है, मार्केट में डिमांड कर्व जो है P इज इक्वल टू 30 माइनस क्यू से दिया गया है। ये आपका डिमांड कर्व है। यहां पे भी 30 हो गया, यहां पे भी 30 हो गया, आपको मालूम ही है। ये क्यू एक्सिस है और ये पी एक्सिस है। और उसी तरह से हम कहें सप्लाई जो है सो P इज इक्वल टू क्यू है। सही माने तो हमें लिखना चाहिए Q इज इक्वल टू पी सप्लाई है और Q इज इक्वल टू 30 माइनस पी डिमांड है, बट वो भी चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो यहां से ऐसा आपका आएगा P इज इक्वल टू क्यू, और ये हो गया P इज इक्वल टू 30 माइनस क्यू। और आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम है, अभी तक आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो Q स्टार जो है वो 15 के बराबर आएगा और P स्टार भी 15 के बराबर आएगा। सो यहाँ पे P स्टार भी 15 है, Q स्टार भी 15 है।
इस मार्केट में सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई कर नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है ना। अब सरकार कहती है कि विक्रेताओं को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। टी स्पेसिफिक टैक्स है, जितने यूनिट बिकेंगे उतनी मल्टीप्लाइड बाई टी सरकार को जमा करना पड़ेगा। तो इससे निसंदेह ही सेलर प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि सेलर जो है उनका विलिंगनेस टू सप्लाई, कितना यूनिट बेचना चाहते हैं, उनके मार्जिनल कॉस्ट जो कि सीमांत लागत है पे डिपेंड करता है। अब सरकार उनसे मान लीजिए 2 रुपए कर ले रही है हर यूनिट पे, तो हर यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट जो है सो 2 रुपए बढ़ जाएगा। तो विलिंगनेस, जितनी इच्छा है सप्लाई करने की, जितनी मात्रा सप्लाई करने की, वो कम हो जाएगी। जो पहले 15 रुपए पे 15 यूनिट सप्लाई करना चाहते थे, अब वही 17 रुपए पे सप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि 17 में 15 ही उन्हें मिलेगा, 2 तो सरकार के पास चला जाएगा। पहले 10 रुपए पे कहिए 10 यूनिट सप्लाई करना चाहते थे, अब 12 रुपए पे 10 यूनिट सप्लाई करना चाहेंगे। सेम लॉजिक से 12 में 10 ही उन्हें मिलेगा, 2 तो सरकार के पास चला जाएगा। तो हर मूल्य पे देखेंगे कि थोड़ा सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड में रिडक्शन हो गया है दो यूनिट के द्वारा। तो नया जो आपको सप्लाई कर्व मिलेगा वो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ रहेगा। ऐसे 2 ही यूनिट, क्यों? क्योंकि 2 यूनिट 2 रुपए का ही ये हो रहा है। तो नया जो सप्लाई कर्व है वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमने पहले एक वीडियो बनाया था रेखा पे, की रेखाओं के ढलाव और वर्टिकल इंटरसेप्ट से कैसे हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमने लिखा था कि अगर ऊर्ध्वाधर अक्ष पे y हो और क्षैतिज अक्ष पे x हो, तो किसी भी लाइन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m जहां पे ढलाव था और c जहां पे वर्टिकल इंटरसेप्ट था, यानी एक कर्व ऐसे है, इसका मतलब ये ढलाव जो है सो m है और ये जो है सो c है। अर्लियर इसी में आप देखिए कि P इज इक्वल टू क्यू लिखा था, इसका क्या मतलब हुआ कि ढलाव 1 है और इंटरसेप्ट 0 है। सो इसी वजह से ये ऑरिजिन से पास होता हुआ गया। अब ये 2 यूनिट ऊपर उठ चुका है, ये 2 है। पहले 0 रुपीज पे 0 सप्लाई करना चाहते थे, अब 2 रुपीज पे 0 सप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि 2 में से इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, 2 का 2 सरकार को चला जाएगा। 3 रुपए में 1 रुपए ही इन्हें मिलने वाला है। तो पहले 1 रुपए पे 1 सप्लाई करना चाहते थे, अब 3 रुपए पे ये 1 यूनिट सप्लाई करना चाहेंगे। तो यहां आपको इक्वेशन मिल जाएगा P इज इक्वल टू, ढलाव में कोई बदलाव नहीं आया है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई क्यू और इंटरसेप्ट अब 2 हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू क्यू प्लस 2, ये नया आपको सप्लाई कर्व मिल गया। सप्लाई कर्व तो बेसिकली Q इक्वल टू P माइनस 2 है, बट आप बात समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर नया आप जो संतुलन को कैलकुलेट कीजिएगा, गणना कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे आएगा कि 14 यूनिट ही अब मार्केट में बिकेंगे और क्रेता को 16 रुपए देना पड़ेगा। ये 16 रुपया क्रेता दे रहा है और 16 में से 2 रुपया तो सरकार ले रही है और 14 रुपया जो है सो विक्रेता के पास जा रहा है। तो पहले देख लें, लिख लें, P स्टार Q स्टार पहले जो था 15 था, ये भी 15 था। अब 15 की बजाय पहले खरीदने वाला भी 15 दे रहा था, बेचने वाले को 15 मिल रहा था, अब खरीदने वाला 17 दे रहा है और बेचने वाले को, सॉरी, खरीदने वाला नया हम लोग निकालें, खरीदने वाला अब 16 दे रहा है, 16 दे रहा है नए इक्विलिब्रियम में। और चूंकि 16 दे रहा है तो बेचने वाले को 16 घटाओ 2, जो कि आपको 14 आ जाएगा, 14 ही मिल रहा है और 15 की बजाय 14 ही क्वांटिटी खरीदी या बेची जा रही है मार्केट में। तो ये टैक्स ने एक फाड़ ला दिया। 2-3 बातों को समझेंगे कि बाजार में इससे एक प्रभाव पड़ा है। एक क्या प्रभाव पड़ा है कि यहाँ पे कुछ आपके सेलर हैं और यहाँ पे कुछ बायर हैं। बायर वो प्राइस देना चाहते हैं जिस पे वो सेलर खुश रहेंगे, वो अपना सामान बेच लेंगे, लेकिन अब उनमें ये आदान प्रदान नहीं होगा। तो ये एरिया जो है आपका डेडवेट लॉस हो जाएगा, ये आपका
समाज में जो टोटल सरप्लस हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। अब समाज में जो सरप्लस है उसको प्राप्त करने के लिए हम बायर का सरप्लस, सेलर का सरप्लस और गवर्नमेंट का रेवेन्यू तीनों को ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी मॉडल की पार्ट है। ठीक है, सो ये देख रहे हैं कि समाज में थोड़ा डेडवेट लॉस हो रहा है इस टैक्स की वजह से। फिर भी टैक्स क्यों लगाते हैं इस पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बाद में चर्चा करेंगे। बट हमने देखा कि सरकार ने टैक्स जो है वो सेलर पे लगाया, लेकिन सरकार को ये टैक्स सेलर ही नहीं बायर भी दे रहे हैं। 2 रुपए का जो टैक्स लगा है, 2 रुपया, उसमें से एक जो है सो बायर से आ रहा है और एक जो है सो आपका सेलर से आ रहा है। तो इसमें दो बातें होती हैं जो कि इंग्लिश में हम उसको कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, हिंदी में इसको कहते हैं कराघात, और दूसरा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसको कहते हैं करापात। तो कराघात जो है ये किस पे टैक्स लगाया गया है उसकी बात हो रही है, ये लीगल टर्म में बात हो रही है कि लीगल क्या हो रहा है। तो लीगल यहाँ पे सेलर पे टैक्स लगाया गया है। करापात इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक है कि करापात किस पे है। तो ये दोनों को टैक्स 1-1 रुपए देना पड़ रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों लोगों पे हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा टैक्स सेलर पे लगाया गया लेकिन देना दोनों को पड़ रहा है। हम इस डिस्कशन को कंप्लीट करने के लिए ये भी देख लें कि सरकार अगर ये टैक्स सेलर को ना लगा करके बायर को लगाई होती तब क्या होता। तो हमारा पूरा प्रॉब्लम सेम ही है, P = 30 - Q ये मांग है और P = Q ये जो है पूर्ति है, और इक्विलिब्रियम चूंकि पहले वाला ही है तो ये 15-15 पे आ गया, 15-15, है ना, ये P हो गया, ये आपका Q हो गया। अब सरकार इस केस में बायर को कहती है कि भाई आपको जितने भी यूनिट खरीदेंगे उतना मल्टीप्लाइड बाई T, एक यूनिट पे आपको T, चूंकि पिछली बार हमने T = 2 लिया था, 2 रुपए का टैक्स, तो यहां भी 2 ही मान ले कि 2 रुपए आपको टैक्स अदा करने पड़ेंगे। तो सेलर पे तो अब कोई फर्क नहीं ऐसे पड़ रहा है। देखिए अगर इंपैक्ट ऑफ टैक्स, तो पहला जो आघात हो रहा है उसमें कोई सेलर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, सप्लाई कर्व में कोई बदलाव नहीं आएगा, बट डिमांड कर्व में आप बदलाव आ जाएगा, क्योंकि अगर P बायर जो है सेलर को देता है तो T सरकार को भी देना पड़ेगा, है ना, 2 रुपए सरकार को भी देना पड़ेगा। जो 30 रुपए में अब वो कुछ खरीदने को तैयार नहीं था, अब वही हाल 28 रुपए में हो जाएगा, क्योंकि 28 सेलर को जाएगा और 2 सरकार को जाएगा, फिर वही 30 पे आ गए। तो इस वजह से इसी लॉजिक को हर प्राइस पे कंटिन्यू करें तो ये पैरेलली नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और चूंकि नीचे की तरफ 2 यूनिट से शिफ्ट हो जा रहा है तो नया ग्रीन वाला जो डिमांड है वो हो जाएगा 28 - Q, और हम देखेंगे कि नया जो इक्विलिब्रियम आ रहा है ये 14 पे आ रहा है, और 14 यहाँ पे भी जो है सप्लायर को ये 14 मिल रहा है, लेकिन बायर को 14 रुपए सेलर को एंड 2 रुपए सरकार को देना पड़ रहा है। तो इफेक्टिवली अब फिर बायर का खर्च 16 रुपए है और सेलर को 14 रुपए मिल रहे हैं। तो यहां पे भी पहले जैसा इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों पे है, 1 रुपया 15 से 16 जो है हो गया ये क्रेता का हो गया, और 15 से 14 जो है सो विक्रेता का हो गया। दोनों को यहाँ पे 1-1 रुपए देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे भी सेम डेडवेट लॉस आपको मिल रहा है सोसाइटी को। यहाँ पे भी कुछ लोग खरीदने को तैयार थे, है ना, कुछ लोग बेचने को तैयार थे, लेकिन अब वो लोग एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया है ना। सो ये कह सकते हैं कि डेडवेट लॉस जो है ये सरकार को कॉस्ट है, समाज का एक कॉस्ट है, टैक्स लगाने की वजह से जो कॉस्ट है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझने का एक और चीज समझने का प्रयास करते हैं कि ये ना सोचें कि जब भी सरकार टैक्स लगाएगी
आधा आधा बायर और सेलर में बट जाएगा। ये एक स्पेशल केस लिया हुआ है, उसमें हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ डिफरेंट तरह के डिमांड और सप्लाईज लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, आपको पहले ही बता दें और आपको ये समझ में आएगा इन एग्जाम्पल्स को देखने से कि इलास्टिसिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिसाइड करने में कि टैक्स कौन देगा। जो साइड ज्यादा इलास्टिक है, ये बात अभी हम देखेंगे आगे चल के कि जो साइड ज्यादा इलास्टिक है वो साइड उतना ही रिलेटिवली कम टैक्स देगा, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डिमांड जो है सो पूर्णतया इलास्टिक है, पूर्णतया लोचदार है। कहें डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, है ना। तो आपको याद होगा, अगर आप रिवाइज करेंगे देखेंगे कि डिमांड अगर पूर्णतया इलास्टिक है तो इसका मतलब यह है कि डिमांड कर्व आपके क्षैतिज अक्ष के समानांतर है, ऐसी होगी। और सप्लाई पहले वाला ही ले लेते हैं, P इज इक्वल टू क्यू, P इज इक्वल टू क्यू। अब हम इसमें दोनों केस देख लेते हैं। एक बार सरकार 2 रुपए का टैक्स सेलर पे लगाती है और एक बार सरकार 2 रुपए का टैक्स बायर पे लगाती है। तो पहले हम लोग देखें कि पहला ये इधर देख लें काले कलर से, ए जो है इम्पैक्ट कह दें, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन सेलर, ठीक है। अब सेलर पे अगर टैक्स लगा है, हम पहले ही देख चुके हैं क्या होता है कि सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट से, पहले ही हम बात कर चुके हैं, 2 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि P स्टार मार्केट इक्विलिब्रियम था मूल्य का, और Q स्टार क्वांटिटी का, मात्रा का मार्केट इक्विलिब्रियम था, Q स्टार एंड P स्टार। क्या प्रभाव पड़ता है अगर सेलर पे टैक्स लगता है तो अब ये Q स्टार डैश में हो जाता है, जो कि पहले से कम है। हम नहीं कह सकते हैं कि 2 यूनिट होगा, डिपेंड करता है यहां स्लोप इसके स्लोप पे, बट पहले से क्लियरली कम हो जा रहा है। P स्टार बायर क्या दे रहा होगा, बायर अभी भी P स्टार देगा, बट इस P स्टार में से P स्टार -2 यहां पे आ गए, -2 ये जो है सो सेलर को मिलेगा और 2 रुपए गवर्नमेंट को मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा टैक्स इंसिडेंस है, यहाँ पे टैक्स इंसिडेंस जो है वो सेलर पे हो गया, ऑन सेलर। बेचने वाले को ही पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। अगर यही टैक्स हम फिर से ये एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये आपका Q स्टार हो गया, P स्टार हो गया। इस बार कहेंगे कि इंपैक्ट ऑफ टैक्स जो है, कराघात जो है वो बायर पे हो रहा है, बायर को टैक्स पे करना पड़ रहा है। हमने क्या देखा था कि बायर को अगर टैक्स पे करना पड़ रहा है तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ T के इक्वल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यही चीज हम फिर करेंगे, T के इक्वल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों नीचे की तरफ शिफ्ट होगा कि अब पहले अगर कहिए कि वो 25 रुपए बायर देने को तैयार था, ये 25 है, तो अब 23 रुपए ही देने को तैयार होगा सेलर को, क्योंकि 23 सेलर को जाएगा और 2 रुपए अगर हमारा टैक्स है तो 2 रुपए सरकार को चला जाएगा, फिर वहीं 25 पे आ गए। तो इसी वजह से हर जगह ये 2 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमें Q स्टार डैश मिलेगा, यहाँ जो होगा सेम वही चीज मिलेगा। और यहां पे भी बायर जो है अब P स्टार -2 सेलर को दे रहा होगा और 2 रुपए जो है सो गवर्नमेंट को दे रहा होगा। तो टोटल में P स्टार फिर दे रहा होगा बायर सेलर या गवर्नमेंट को, बट सेलर को अब P स्टार -2 मिलेगा, जो कि पहले केस में ही हुआ था। तो अगेन हम देखेंगे कि इंपैक्ट ऑफ टैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, टैक्स इंसिडेंस इकोनॉमिक्स के लिए। लीगली
इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इंपॉर्टेंट है, किसे पे करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं पे करेंगे तो सरकार आपको पकड़ेगी। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टैक्स इंसिडेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा कि अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतः लोचदार है, तो पूरा का पूरा टैक्स जो है सो सेलर को पे करना पड़ेगा।